अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाला। फिर गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने पंजशेर को फतह करने और पूरे अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल होने का दावा किया। और अब काबुल फतह करने के 23 दिन के बाद आज तालिबान ने नई उबूरी हुकूमत का ऐलान कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक मुल्ला हसन अखुंद तालिबान की हुकूमत के उबूरी वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर उनके पहले नाइब और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी उनके दूसरे नाइब होंगे, जबकि मुल्ला मोहम्मद याकूब वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी अबूरी वज़ीर दाखिला और अमीर खान मुत्तकी तालिबान की हुकूमत के वज़ीर खारजा होंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक हिदायतुल्लाह वज़ीर ख़जाना और शेख मुनीर वज़ीर तालीम होंगे। तालिबान ने मौलवी अब्दुल हक को इंटेलिजेंस डायरेक्टर और हाजी मोहम्मद इदरीस को डायरेक्टर सेंट्रल बैंक मुकर्रर किया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैरूनी दुनिया के लोगों को यहाँ के निज़ाम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। बाहर के लोगों का कोई लेना देना नहीं कि अफगानिस्तान में सिस्टम कैसा होगा। किसी को हमारे मुल्क के दाखिली मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अबूरी हुकूमत के 33 ओहदों पर तकरीरों का ऐलान किया गया है, मगर अभी तक तालिबान ने अपनी हुकूमत में अपने सियासी मुखालिफिन को शामिल नहीं किया है, ना ही ख़वातीन इस काबीना का हिस्सा हैं। तालिबान हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद के बारे में ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं, मगर BBC के मुताबिक मुल्ला हसन अखुंद तालिबान की रहबर शुरा के कायद हैं और तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह ने खुद उनका इंतखाब किया है, जबकि वो तालिबान के दौर में गवर्नर और वज़ीर रह चुके हैं और तालिबान के बानी मुल्ला उमर के करीबी मुशीर रह चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। तालिबान की नई हुकूमत पर बात करेंगे हमारे साथ सीनियर साफ़ी तज़कियाकार और अफ़गान उमूर के माहिर सलीम साफ़ी साहब मौजूद। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मुल्ला हसन अखुंद सरबराही करेंगे और दीगर जो काबीना में तकर्रियाँ हैं, कैसे देख रहे हैं आप हुकूमत को? देखिए शाहजेब, मजमूई तौर पर काबीना की तकर्री में तालिबान की जो स्ट्रगल है उसमें जिसका जो किरदार था या जो अहमियत थी उसी को ही मद्देनज़र रखा गया है और इसी ही को पैमाना बनाया गया है। मसलन जिस तरह आपने सही फरमाया कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद बज़ाहिर कोई इतने पॉलिटिकल फ्रंट पे एक्टिव आदमी नहीं थे, लेकिन एक तो उनके ये क्रेडेंशियल है कि वो उन 4 बंदों में शामिल थे जिन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर के साथ तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी थी। और फिर मुल्ला हैबतुल्लाह की तरह वो भी जंगी कम और इल्मी और मजहबी शख्सियत ज़्यादा है और उनको ये एहतराम था मुल्ला उमर का साथी होने के नाते और आलिम दीन होने के नाते और परहेज़गारी की वजह से कि तालिबान की शूरा का जब भी इजलास होता था तो वो उसकी क़ियादत करते थे। इसी तरह आप देखें तो वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गया है, जिनकी रेजिस्टेंस में एक कलीदी किरदार था और पख्तिया, पख्तीका, लोगर और काबुल तक ये सारे एरियाज़ में ये 20 साल उनके लोगों ने मुज़ाहिमत की। फिर मुल्ला याकूब को नायब वज़ीर दिफा बनाया गया है, तो वो मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे हैं और उसके साथ साथ वो जो निज़ामी कमीशन या जो फ़ौजी कमीशन के सरबराह भी थे, यानी जंग को इस पिछले 2-3 साल में वो लीड करते रहे। इसी तरह मुल्ला बिरादर वो भी मुल्ला उमर के इब्तदाई साथियों में थे और फिर जेल भी काटी थी और अभी सियासी कमीशन के सरबराह थे, तो उनको नायब मुकर्रर किया गया है। और उनके साथ जो दूसरे नायब बनाए गए हैं वो भी इसी तरह शुरू दिन से तालिबान के साथ वाबस्ता थे और उनकी भी अपनी कुर्बानियाँ हैं। अमीर खान मुत्तकी अगर वज़ीर इत्तलाआत बनाए गए हैं तो अमीर खान मुत्तकी के भी ये क्रेडेंशियल है कि वो शुरू दिन से तालिबान के साथ थे और पिछली हुकूमत में वो वज़ीर इत्तलाआत थे। तो मेरे ख़्याल में तालिबान की तश्कील से लेके अभी तक जिसकी रेजिस्टेंस में जो हैसियत थी, जिसकी तंजीम में जो हैसियत थी, तो ज़्यादातर उन चीज़ों को या जिनकी जो कुर्बानियाँ थी, ज़्यादातर लोग वो भी हैं मुल्ला खैर खा जैसे मुल्ला जिन्होंने गुआंतानामो की जेल काटी है। तो कुर्बानियों, तंजीम के साथ कमिटमेंट और तंजीम में जो तजुर्बा था उसी ही को मायार बना के ये ओहदे भी दिए गए हैं। तो साफ़ी साहब, एक जो पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा था कि एक इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए ताकि कोई खाना जंगी के खतरात ना हो, इख्तलाफात के मामलात ना हो। तालिबान ने ये तो वाज़े कर दिया था कि जो गुज़िश्ता 20 साल में हुकूमत में रहे हैं वो नहीं होंगे, वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं, मगर ये एक इंक्लूसिव हुकूमत है जिसमें जो मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी नज़र आती हो। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले चंद दिनों में बड़ी कोशिशें की। जो स्पेशल एनवाय थे सादिक, उन्होंने भी कोशिशें की। वहाँ पे काबुल में पाकिस्तान के सफ़ीर भी कोशिश करते रहे और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के हुकाम की तरफ से भी कोशिशें होती रही कि इंक्लूसिव उस शक्ल में बन जाए
जो वेस्ट के लिए भी काबिल कबूल हो, यानी उसमें हामिद करज़ई और अब्दुल्ला और इस तरह के लोग भी या उनके नुमाइंदे भी शामिल हो जाएं। लेकिन उसमें बड़ी रुकावट थी। एक तो तालिबान की सफ़ों में ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि जिन लोगों के साथ हमने 20 साल जंग की है हम उनको एक अपनी हुकूमत का हिस्सा कैसे बनाए। दूसरी तरफ खुद उन लोगों की तरफ से भी रुकावट थी। मसलन अब हामिद करज़ई साहब सदर रहे थे 2 मरतबा, अब यहाँ पे आके कोई वो मामूली वज़ीर वगैरह तो नहीं बन सकते थे। अब्दुल्ला खुद चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, वो यहाँ पे कोई वज़ीर मुशीर का ओहदा तो नहीं ले सकते थे। फिर गुलबदीन हिकमतयार खुद माजी में वज़ीर आज़म रहे हैं, तो वो भी कोई ओहदा नहीं ले सकते थे। तो एक तो ये बड़ी रुकावट थी, और दूसरा फिर उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे मुतालबात किए जा रहे थे कि जो तालिबान के उससे बिल्कुल मैच नहीं करते थे। मसलन कुछ ताजिक रहनुमाओं की तरफ से ये डिमांड था अहमद मसूद वगैरह की कि जी जो ताजिक 5 सूबे हैं वहाँ पे तालिबान ना आए, उनका कंट्रोल हस्ब साबिक उनके पास रहें। तो एक बुनियादी वजह तो ये थी। दूसरा, तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तारीफ़ ये करते थे कि जी उसमें हम दूसरे इथनिसिटीज़ को नुमाइंदगी दे दें, और वो कहते हैं कि ये जो हमने काबीना बनाई है उसमें है मसलन मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं तो वो बुनियादी तौर पर उज़्बक है। इसी तरह जो आर्मी चीफ बनाए गए हैं तो कारी फसीहुद्दीन उनका बदख्शान से ताल्लुक़ हैं और वो ताजिक हैं। इसी तरह काबीना में कई और भी ताजिक और उज़्बक नाम आपको मिलेंगे। तो वो हैं बुनियादी तौर पर तालिबान, लेकिन तालिबान कहते हैं कि ये जो हमारी हुकूमत है ये इंक्लूसिव है। बहुत शुक्रिया साहब, साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चाहे वफाक हो या पंजाब, तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत में वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को अचानक हटाना और फिर दूसरे को लगाना रिवायत बन चुकी है। सिर्फ पंजाब में पिछले 3 सालों में 6 IG तब्दील हो चुके हैं और अब 7वें IG की तैनाती कर दी गई है। इसी तरह 3 साल में 4 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए गए हैं और अब 5वें चीफ सेक्रेटरी की तैनाती हुई है। इनाम गनी को IG पंजाब के ओहदे से हटाकर IG रेलवेज तैनात कर दिया गया है और उनकी जगह सरदार अली खान को IG पंजाब लगा दिया गया है। इसी तरह जवाद रफीक मलिक को हटाकर कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है। यूं पंजाब के एक चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत 3 सालों में सिर्फ 9 माह और एक IG की औसत सिर्फ 6 माह बनती है औसत मुद्दत। IG इनाम गनी की तारीफें करते हुए अचानक उन्हें हटा दिया गया। इनाम गनी से पहले IG पंजाब शुएब दस्तगीर थे, जिनकी खुद वजीर आजम ने तारीफें की थी। IG शुएब दस्तगीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मैंने देखा कि आपने बड़े बड़े ये जो डाकू थे और ये जो कातिल थे इनको पकड़ना शुरू किया। अगस्त 2020 में वजीर आजम ने शुएब दस्तगीर से मुताल्लिक दोबारा कहा कि अब जो कॉम्बिनेशन बन गया है वो सबसे बेहतरीन है। जब प्रॉब्लम्स आए हमें एक्सपेरिमेंट तो करना था। मेरे ख्याल में जो अब कॉम्बिनेशन आया आप देखेंगे IG का भी और चीफ सेक्रेटरी का भी, अब ये चलेगा। मगर फिर उन IG को चीफ सेक्रेटरी को भी तब्दील कर दिया गया। मगर जिस तरह IG शुएब दस्तगीर को हटाया गया था उससे एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि IG पंजाब को अपने मातहत एक मुतनाज़ अफसर से इख्तलाफ की वजह से ओहदे से हटा दिया गया था। शुएब दस्तगीर को एतराज़ था कि उमर शेख ने लाहौर पुलिस का चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली ही मीटिंग में IG पंजाब के बारे में ऐसी बातें कहीं जो कंडक्ट और रूल्स के खिलाफ हैं, इसलिए हुकूमत उनके खिलाफ इंक्वायरी करे। दूसरी सूरत में वो काम नहीं करेंगे। हुकूमत ने इंक्वायरी नहीं कराई और IG को ही तब्दील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास में IG की तब्दीली पर बात करते हुए फिर कहा कि IG पंजाब की और भी शिकायत थी, यानी जिसकी तारीफ कर रहे थे उस हवाले से बात की। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने CCPO लाहौर उमर शेख की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे बहनोई के प्लॉट पर 5 साल से कब्जा था और नए CCPO ने आते ही कब्जा माफिया को पकड़ लिया। मेरे बहनोई हैं, 5 साल से उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा, PIA सोसाइटी थी, वहाँ कब्जा हुआ था। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि देखें अब आपकी गवर्नमेंट है, और वो कब्जा ग्रुप था उसने कब्जा किया हुआ था। मैं वो कहूँ उनको कि मैं कहूँ अब हमारी गवर्नमेंट है, कब्जा तो छुड़वा दो। वो कब्जा 1 साल जो है जी अच्छा जी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ प्राइम मिनिस्टर का ब्रदर इन लॉ, यानी ये हालात था पंजाब में। मेरे ब्रदर इन लॉ ने टेलीफोन किया कि जी 7 वाला हमारा है, उसके भी प्लॉट पे कब्जा था, वो यूसुफ, उसको शाम को गोली मार दी। फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि अगर ये लाहौर के अंदर ही हो रहा है तो वह बाकी पाकिस्तान, बाकी पंजाब में, तब मैंने फैसला किया चेंज का। और जब वो आया इसने आते साथ ही पकड़ लिया ये जो नया CCPO है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस CCPO की वज़ीर-ए-आज़म तारीफ कर रहे थे और जिसकी वजह से IG को तब्दील कर दिया गया था, हुकूमत ने उसे भी कुछ टाइम बाद तब्दील कर दिया। यानी 3 साल से मुसलसल तकर्रियाँ और तबादलों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कलीम इमाम IG पंजाब थे। उसके बाद तकरीबन हर तब्दीली के पीछे
जाती या सियासी वजह सामने आई है, ना कि मेरिट्स पर तब्दीलियां की गई हैं। हुकूमत के इब्तिदा में ही डीपीओ पाकपतन के तबादले का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और उसके बाद सितंबर 2018 में कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को खैबर पख्तूनख्वा से तब्दील करके आईजी पंजाब बना दिया गया। उनकी भी तारीफें की गई, मगर तकरीबन 1 महीने बाद ही अक्टूबर 2018 में उन्हें भी हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सानेह मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ताहिर खान के बाद अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब बना दिया गया। अमजद जावेद सलीमी को आईजी के ओहदे पर तैनात हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे कि उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी ट्रांसफ़र के हवाले से खबर सामने आई कि अमजद जावेद सलीमी को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम के साथ ताबुन ना करने के इल्ज़ाम पर हटाया गया और उनकी जगह आरिफ नवाज खान को आईजी पंजाब लगाया, मगर 6 माह के बाद आरिफ नवाज खान को भी हटा दिया गया और शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगा दिया गया और 9 महीने के बाद उन्हें भी तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह इनाम गनी आईजी पंजाब बने। दोनों की बड़ी तारीफें हुई, मगर 1 साल बाद इनाम गनी को भी ओहदे से हटाकर सरदार अली खान को पंजाब का आईजी लगा दिया गया है, जो गुज़िश्ता 3 साल में पंजाब के 7वें आईजी हैं। पुलिस अफसरान की मुख्तसर अरसे में तब्दीली को पुलिस इस्लाहात के एजेंडे के लिए धज का तस्वुर किया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी पुलिस इस्लाहात की बात करते रहे। वज़ीर आज़म ने अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात का ऐलान किया था। पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी का नाम भी लिया था। माजी में भी वो आईजी की बार बार तब्दीली के हवाले से सिंध हुकूमत पर तनकीद करते थे कि बार बार इस तरह की तब्दीली पुलिस के लिए अच्छी नहीं है। नासिर दुरानी के हवाले से क्या कहा था वज़ीर आज़म बनते ही, जरा देखिए। एक पुलिस के जो आईजी थे जिन्होंने ये सारी रिफॉर्म्स की, उनका नाम था नासिर दुरानी, वो तब आईजी थे। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें, जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। नासिर दुरानी साहब की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई, मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह ज़ाती वजूहात बताई, मगर फिर मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि नासिर दुरानी ने मोहम्मद ताहिर खान को आईजी पंजाब की पोस्ट से हटाए जाने के बाद एहतजाजन इस्तीफा दिया था। इस्लाहात नहीं हो सकी, जिन्हें इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्ताफ़ी हो गए। बार बार तब्दीलियाँ होती रहीं, बार बार की तब्दीली से इदारों पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात का जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कौमी असम्बली में दे चुके हैं। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी, फख्र होता था पीआईए में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर। 11 सालों के अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव पीआईए के हटाए गए हैं, पीआईए के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में। मैं सिंपली बात करता हूं, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं। आपने अगर क्योंकि मेरा तजर्बा है, एक क्रिकेट टीम को भी तबाह करना हो, उसके 10 कैप्टन बदल दे 11 साल में, वही बैठ जाएगी। 3 सालों में 7वां आईजी है। पंजाब में मुसलसल तबादले और तकर्रियाँ हो रही हैं। सिर्फ पुलिस में ही नहीं, दूसरे महकमों में तब्दीलियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। सूबे की ब्यूरोक्रेसी में मुसलसल तकर्रियाँ और तबादले गवर्नेंस के मसाइल का बाइस बनती रही हैं। गवर्नेंस के हवाले से आज गैलप का सर्वे भी सामने आया है और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से अक्सरियती अवाम खुश नहीं हैं। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 3 साला हुकूमती कारकर्दगी से 48% पाकिस्तानी खुश हैं, 45% नाखुश हैं। मगर सूबों की बुनियाद पर अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म की 3 साला कारकर्दगी से सबसे ज़्यादा नाराज़ सूबा पंजाब से 50% अफराद नजर आए, जबकि 42% ने कारकर्दगी को अच्छा कहा। सिंध में 49% कारकर्दगी से खुश तो 45% नाराज़ नजर आए। यानी सिंध में भी वज़ीर आज़म से ज़्यादा लोग खुश हैं बमुकाबला पंजाब। इसके अलावा बलूचिस्तान में 74% मुतमईन हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 62% ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी को सराहा है। सर्वे के मुताबिक पंजाब के अवाम वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से नाराज़ नजर आए। सिर्फ यही नहीं, पंजाब के अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से खुश नहीं है। पंजाब में बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी को 50% अफराद ने बुरा कहा, 43% ने अच्छा करार दिया। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से सर्वे में 50% अफराद गैर मुतमईन नजर आए, 41% मुतमईन नजर आए। इसके बरक्स बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी को 76% ने अच्छा, 24% ने बुरा कहा और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से सर्वे में 63% अफराद खुश तो 33% नाराज नजर आए। यानी कि पंजाब में ना वज़ीर आज़म से ना ही उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से इस वक्त ज़्यादा अवाम मुतमईन हैं। इस हवाले से बात करेंगे। फैज़ हुसैन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
इससे पहले हमने आपके सामने तफसीलात रखी तरीके से आपने 3 साल में कैसे बार बार पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में और साथ ही पुलिस में तब्दीलियां की हैं। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैज़ हुसैन चौहान साहब मौजूद हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया। चौहान साहब 7वां आईजी 5वां चीफ सेक्रेटरी जिसकी तारीफ करते हैं फिर उसी को थोड़े टाइम बाद हटा देते हैं, इस तरह कैसे गवर्नेंस बेहतर होगी पंजाब की, कैसे रिफॉर्म्स होंगे पंजाब में? शाहजेब भाई, मैं अभी ना थोड़ी देर पहले रिसर्च कर रहा था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि पिछला डोनाल्ड ट्रंप का जनाब जो रिजीम थी और अब जो बाइडेन की और उससे पहले, तो आप यकीन जाने डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके 5 सालों में उसकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई 38 के करीब ओहदे थे वफाकी, तमाम के तमाम ओहदे 3 से लेके 6 दफ़ा जाना वहाँ पे अफराद चेंज हुए। हालांकि इसी तरीके से आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर भी आप रूल ऑफ पंजाब हुकूमत के जो रूल्स हैं उसमें किसी किस्म की कोई ये आपको शिक नज़र नहीं आएगी या कदखा नज़र नहीं आएगी कि कम अज़ कम पीरियड क्या होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पीरियड का 3 साल का है और उसके बाद अगर कोई 3 साल से ज़्यादा कोई ओहदेदार रहेगा तो उसके लिए सीएम की कंसेंट शामिल है, सीएम की अप्रूवल शामिल है। तो आइनी और कानूनी तौर पर तो किसी किस्म का कोई मज़ायका भी नहीं है, कोई कदखन भी नहीं है और कोई वायलेशन भी नहीं है। अब यहाँ पर चीज़ ये आ जाती है कि 1 साल पूरा जवाद रफ़ीक मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, पूरा 1 साल गुजारा। पुलिस के हवाले से आपके सामने है पिछले 1.5-2 महीने से खसूसन जो हाई प्रोफाइल किस्म के जनाब केसेस सामने आ रहे थे, उन केसेस की वजह से जो पुलिस की और जनाब डिपार्टमेंट की भी और फिर उसके अलावा हुकूमत की भी एम्बेरसमेंट थी। इन चीज़ों को देखते हुए मज़ीद अच्छी टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से पुलिसिंग करने के लिए अगर सीएम ने सोचा कि हाँ कोई और अच्छे अंदाज से काम करने वाला मौजूद हो तो उसको चेंज कर लिया। तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा, मगर चौहान साहब पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में ट्रंप की मिसाल देने वाली आई थिंक तहरीक इंसाफ़ी की हुकूमत हो सकती है और दुनिया में कोई नहीं ट्रंप की मिसाल देता। और दूसरा ये कि अगर कोई कारकर्दगी की वजह से हटाना है तो हटाइए, मगर जो ट्रंप पे इल्ज़ाम लगता था कि ज़ाती पसंद नापसंद और अपने सियासी मफादात के लिए लोगों को हटाते और इधर उधर करते हैं, वो आप पर भी लग रहा है। 2018 में आईजी कलीम इमाम साहब को तब्दील किया गया तो तनाज़ा था डीपीओ पाकपतन के हवाले से, फिर मोहम्मद ताहिर साहब को तब्दील किया गया तो वजह थी कि साने मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के हवाले से वो आपके अहकामात मानने से इनकार कर रहे थे। फिर हम जब जावेद सलीमी को हटाया गया तो वो नैब की टीम से ताबून नहीं कर रहे थे, आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के हवाले से। तो जितने भी लोग आपकी तरफ से हटाए गए हैं वो ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से हटाए गए जो आप ट्रंप की मिसाल दे रहे हैं। अगर किसी को चेंज किया जा रहा है मजीद बेहतरी के लिए, मजीद अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ उसकी निस्बत कम अज़ कम अच्छा है कि कोई आहद चीमा, कोई फवाद हसन फवाद, कोई डॉक्टर तौकीर शाह, वो पक्के का पक्का जनाब सीएम बन के 3-3, 4-4 साल, 2-2 साल जनाब वो विराजमान रहे, कत्तो गारत गरी भी मॉडल टाउन के अंदर करवाएं, फिर भी उनको ना छेड़ा जाए, फिर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग भी करें, फिर 2 नंबरियाँ भी करें, टकेमारियाँ भी करें ऑन द बिहाफ ऑफ सीएम। तो मैं ये समझता हूँ वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। वैसे मगर इन तमाम शख्सियात पर आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए थे 3 साल में साबित नहीं किए। अब शुएब दस्तगीर साहब थे, उनकी तारीफ की, फिर उन्हें हटाया क्योंकि सीसीपीओ उमर शेख के साथ खड़ी हो गई हुकूमत, हालांकि वो बयानात दे रहे थे अपने आईजी के खिलाफ। और उसी उमर शेख ने जब मोटरवे पर खातून का रेप हुआ तो कहा कि रात में देर से क्यों निकली थी, मगर वज़ीर आज़म उनकी तारीफ करते थे क्योंकि उनके बहनोई के प्लॉट पर कब्जा उमर शेख ने उनके बकौल हटाया था, मगर बाद में उन्हें भी हटा दिया। तो कौन अच्छी कारकर्दगी कैसे मयार है हटाए जाने का, लगाए जाने का? देखिए, बुनियादी तौर पे तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेंज हो तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत नाकामी की तरफ है। हुकूमत के पास, हुकूमत कोई दुम पैर पकड़ नहीं पा रही अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने है, तकरीबन 95% या ना सेम आपके मिनिस्टर्स और बाकी सारी चीज़ें, बाकी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की चेंजेस आई थिंक सो, मैं नहीं समझता कि उसकी चेंज होने से कोई हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना कोई इम्पैक्ट आ सकता है नेगेटिव। आपकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, आपका वज़ीर ज़राअत, वज़ीर सनत, वज़ीर तजारत, वज़ीर दाखिला वो बार बार चेंज हो रहा हो तो आप कहेंगे यार ये किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। चौहान साहब, ऐसा लग रहा है आप अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बार बार वज़ीर दाखिला बदला है, बार बार वज़ीर ख़जाना बदला है, बार बार वहाँ पर वज़ीर खुराक बदला है। ऐसा लग रहा है उनके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपको बदला है। पंजाब हुकूमत ने आपको हटा देते हैं, फिर आपको ले आते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर ले आते हैं। आईजी की तारीफ करते हैं, फिर हटा देते हैं। नासिर दुरानी साहब को रिफॉर्म्स के लिए लगाया था, वो मुस्ताफ़ी हो गए आईजी को हटाने के ऊपर। तो कैसे रिफॉर्म्स होंगे मुझे बताइए ना, अगर ये तब्दीलियाँ बेहतरी के लिए हो रही हैं? देखिए, रिफॉर्म्स तो साथ साथ होती हैं। जिस अभी देखें ना, हमने अभी वुमेन सेफ्टी
ऐप लेकर आए। इसी तरीके से जनाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सी ऐसी इनोवेशंस, बहुत सी ऐप्स, बहुत से डिसीजंस, बहुत सी पॉलिसीज साथ साथ आती रही हैं पिछले 3 सालों के अंदर, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस भी बेहतर होती रही। लेकिन अगर सीएम जिसका प्रोगेटिव है, जिसका इख्तियार है कि वो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को वज़ीर आज़म की कंसेंट के साथ, उसकी अप्रूवल के साथ जो है वो चेंज करवा सकते हैं, अगर वो ये समझता है कि नई चीज़ें मज़ीद अच्छे तरीके से आगे चलनी चाहिए, ठीक है ना। आप तो 1-2 इशू देख रहे होंगे, मैं भी शायद 1-2 इशू देख रहा हूँ, लेकिन जो सीएम है वो तो दिन में जनाब 20 दफ़ा इंटरेक्शन जनाब मुख्तलिफ इशूज़ के अंदर इन 2 अफसरान के साथ होती है। तो अगर कोई वो मुतमिन नहीं है, वो मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, तो उनका इख्तियार है। मगर चौहान साहब ये बात देखें सर्वेज में भी नजर आ रही है ना, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपकी है, 63% लोग खुश हैं। आज जो गैलप का सर्वे आया है उसी सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान कोलिशन हुकूमत है आपकी, 76% लोग खुश हैं। मगर पंजाब की हुकूमत से 50% लोग नाखुश हैं। सिंध हुकूमत के साथ आके आप खड़े हो गए, क्योंकि इसी सर्वे में सिंध हुकूमत से भी 50% लोग नाखुश हैं। तो मसला IG का, चीफ सेक्रेटरी का, ब्यूरोक्रेसी का है, या एक आध दफ़ा उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने से मसला हल होगा? नहीं, मैं आप यकीन जाने शाहजेब साहब, मैं कम से कम आपको बताऊं, सिंध के साथ सिर्फ आप कंपैरिजन करें। हमारा तो मुकाबला जना हमारी ओपोनेंट पार्टी सिंध में है ना, हुकूमत में है। आप सिंध के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला का कंपैरिजन कर लें, एक पूरा प्रोग्राम रख लीजिएगा आप मेरे साथ, कोई भी तय कर लें। मैं आपको बताऊंगा कि ज़राअत, सनत, तजारत, एजुकेशन, हेल्थ और तमाम इशूज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के उस्मान बुज़दार साहब कहीं बेहतर जो है वो सिंध के वज़ीर आला से परफॉर्म किया है। मगर चौहान साहब बात सिंध हुकूमत से मवाजने तक आ गई है। आप लोग इलेक्शन जीते थे ये कह के कि शहबाज शरीफ से बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत के करीब 3 सूबे नहीं आते थे, अब आप बाकी 2 सूबों के करीब नहीं आ रहे और सिंध से मवाजना कर रहे हैं। बात ये नहीं है, असल में उनकी कमगोई की वजह से या उनका एक जनाब उस अंदाज का जेस्चर नहीं है जो आपके पिछले वज़ीर आला का था कि जनाब थरकना फड़कना, फड़क कर थरकना, शोहरत हासिल करने का एक बहाना के मज़ाक, वो ड्रामेबाजियाँ, वो जनाब माइक तोड़ देना, वो लोगों के सामने, कैमरे के सामने जनाब डिसीजन करना, अफसरान की तस्दील करना। अब आप एक चीज़ देखें, आप इसके ऊपर तो आप प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे हैं और सारे टीवी चैनल्स कर रहे हैं, इसके ऊपर तजिया नगार भी बोल रहे हैं कि जनाब चेंजेस आ रही हैं। कभी आपने देखा कि जो आपके शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल था वो तो पब्लिक के सामने जो ना अच्छे बड़े अफसरों को ग्रेड 20, 21, 22 के उनको जलील किया करते थे, उनको जनाब डिग्रेड किया करते थे, विलिफाई और रिप्रोच किया करते थे। वो स्टाइल तो कम अज़ कम उस्मान बुज़दार साहब को आपका नज़र नहीं आएगा। वैसे मगर वो स्टाइल ना अपनाए, मगर फिर डिलीवरी ऐसी तो देना कि नजर आए सर्वेज में। अगर इतनी बड़ी आवाम गैर मुतमईन है तो आपका पंजाब में मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं होगा, नून लीग से होगा। मौजूदा 3 साल जो गुजर रहे हैं इसमें तमाम सूबाई यूनिट्स में नंबर 1 जनाब फैक्ट एंड फिगर्स के अंदर, ये बोस्टिंग या प्रेटिंग नहीं। बिलावल जरदारी साहब मुल्तान के अंदर आके जनाब तोपे चला रहे हैं, अगला वजीर आजम जी अल्लाह, अगला वजीर आला जी अल्लाह। और भाई बोस्टिंग नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स में, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप जनाब कंपैरिजन करें। उसमें मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी परफॉर्मेंस अगर सिंध हुकूमत से कम होती है तो आप मुझे बताएं किस शोबे में है, मैं आके जना क्लैरिफाई करूंगा। सर फिर आप सिंध हुकूमत के साथ ही खड़े हैं, 50% अवाम गैर मुतमईन है, खैबर पख्तूनख्वा 63%, बलूचिस्तान 76% है। और सर सर्वे है ना सर, क्या करें ना शाहजेब भाई, सर्वे है ना, सर्वे क्या है, 50 बंदों से ले लिया, 100 से ले लिया, 500 से ले लिया, 1000 से ले लिया, उसकी बुनियाद पे तो ये यॉर्ड स्टिक तो नहीं हो सकती ना, ये यॉर्ड स्टिक या क्राइटेरिया नहीं हो सकता ना एग्जैक्ट और करेक्ट और ऑप्टिमल एनालिसिस करने का। बहुत शुक्रिया चौहान साहब। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है वो भी यही सर्वे दिखा रहा है, और बलूचिस्तान के हवाले से भी प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। लीग में पहले ही कन्फ्यूजन है और रहनुमाओं के मुतजाद बयानात कन्फ्यूजन में इजाफा कर रहे हैं। पार्टी के अंदर जारी मज़ाहमत और मुफाहमत की जंग ने कई रहनुमाओं को खामोश कर दिया है और कई रहनुमा खुलकर एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ नैब की कैद में रहने के बाद कुछ अरसे तक खामोश रहे और अब उनके बयानात भी नून लीग में मौजूद बेचैनी को जाहिर कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मेज़बान काशिफ अब्बासी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पीपल्स पार्टी को PDM में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर उन्होंने डील की है तो उसके लिए मार्जिन रख लें। ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार के एक दूसरे से माजी में इख्तलाफात रहे हैं, मगर नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार भी सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी की सियासत की तारीफ करते नजर आए। अगली हुकूमत मरकज में कौन बनाएगा?
जब ये पीपल्स पार्टी का वो उसमें भी कोई हिस्सा निकला है जो है। आपको लगता है कि बन रहा है? मेरे हो सकता है। जरदारी साहब जो है मुमकिनात का खेल खेलने में बड़े माहिर हैं। मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए। अगर कोई डिसीजन की है तो उसका मार्जिन वो उसके लिए मार्जिन रख लें, लेकिन दरवाजे तो ना बंद करें। ये गैर सियासी एटीट्यूड है। एक सियासतदान को और खासकर सियासी लीडर को इतनी पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर है, बल्कि उससे थोड़े कम फैलाने चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अपनी सियासी ताकत, अपने मकासद को मद्देनजर रखते हुए अपने पाँव फैला रही है और मेरा ख्याल है कि मौजूदा हालात में सबसे बेहतर सियासी कार्ड खेल। दिलचस्प बात यह है कि ख्वाजा आसिफ माजी में कहते रहे कि पीपल्स पार्टी और खासतौर पर आसिफ जरदारी नाकाबिल एतबार है। दूसरी जानिब नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खकान अब्बासी ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ के बयान पर कहा कि अगर कल ये बात थी कि पीपल्स पार्टी धोखा देगी तो क्या आप दूसरी दफा उन्हें वापस लाकर धोखा खाना? अगर कल ये फैसला था कि पीपल्स पार्टी धोखा देगी, हम पीपल्स पार्टी से दूसरी दफा धोखा खाना चाहते, दूसरी दफा डसे जाना चाहते, ये मंतक मेरी समझ में नहीं है। बहरहाल उनकी ख्वाजा साहब की राय है, मैं उस राय का एहतराम करता हूँ। सूरत हाल है। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब शायद पहली दफ़ा है कि आप और चौधरी निसार साहब की राय तकरीबन एक है, वो पीपल्स पार्टी की सियासत की तारीफ कर रहे हैं। आपको पीपल्स पार्टी आइंदा हुकूमत में नज़र आती है, मगर नून लीग की यह राय है कि पीपल्स पार्टी इसलिए निकाली गई क्योंकि उन्होंने पीडीएम के मकसद से इन्हिराफ किया और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से बाप के सेनेटर्स लेकर यूसुफ गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ओपोजिशन बनाया। तो आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सही पॉलिटिक्स है यही जो पीपल्स पार्टी के, यही उन्हें फ़ायदा देगी? देखिए, मुझे पता नहीं है कि मुमासलत क्या नज़र आई है। बहरहाल बाज़ का सर्कमस्टांसेस में या गुफ्तगू शनीद में जो है वो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जेंस हो जाती है ओपिनियंस की, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट लेके लीडर ऑफ अपोजिशन करा लिया है जो है इनको यूसुफ गिलानी साहब को, तो इससे पहले उन्होंने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में क्या किया, जब मियां नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन के फ़ौरन बाद उन्होंने नॉमिनेट किया और उसके बाद हमें डिच कर दिया। ये सारी चीज़ें पहले भी मौजूद थीं और जब हमने उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं तो उस वक़्त हमें ये बैकग्राउंड जो है सामने रखनी चाहिए थी। मेरी पहले भी जो गुजारिश थी कि जो है जरदारी साहब पे जो है एतबार करना जो है वो ज़रा मुहाल बात है, तो उसको मेरी पार्टी ने बड़ा माइंड किया, बहुत माइंड किया और मैं पार्टी डिसिप्लिन का कायल हूँ। मुझे कहा गया, मैं टेलीविज़न के ऊपर आके कोई एक तरह की माजरत भी की, लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है किसी भी सियासी पार्टी, चाहे वो मेरी सियासी पार्टी हो या कोई और सियासी पार्टी हो, वो दूसरी पार्टी के जो मफादात हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी किया है। 2008 में जब हम उनके साथ मखलूत हुकूमत में थे उस वक़्त भी हुआ, जब COD साइन हो रहा था उस वक़्त भी NRO भी साथ नेगोशिएट हो रहा था। तो ये एक लंबी लिस्ट है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं थी और मैं समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुश्तरका जो है लाया अमल हमने इख्तियार करना है बाकी अपोजिशन पार्टीज़ के साथ भी, तो ये चीज़ें, ये मार्जिनस जो है रख के बात करनी चाहिए। इन मार्जिनस के बगैर जो है एक अनलिमिटेड किस्म की तवक्कुआत जो है वाबस्ता करना मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी गलती है, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। ख्वाजा साहब, आपने माजी में कहा था कि आपको जरदारी साहब पे भरोसा नहीं है, पीपल्स पार्टी धोखा देगी। जब आपने ये बयान दिया तो मियाँ साहब ने आपसे बाकायदा तौर पर माजरत का आपको कहा और आपको वो करनी पड़ी, मगर अब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को मना के वापस लाना चाहिए, जिस पर शाहिद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि अगर माजी में आपकी बात दुरुस्त साबित हो गई है तो वापस ला के क्या दोबारा धोखा खाना है? शायद अब्बासी साहब ने ये कहा है, मुझे क्लिप मैंने देखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं था मेरी गुफ्तगू। मेरे कहने का मतलब था कि हमें उनसे उम्मीदें, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि वाबस्ता जो है वो उस मार्जिन के साथ करनी चाहिए, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए कि उनकी सिंध में हुकूमत है, उनके अपने मफादात हैं, उनके अपनी एक पार्टी के पॉलिटिक्स का स्टाइल है और वो स्टाइल हमें पता है कि हम पहली दफ़ा तो नहीं पीपल्स पार्टी के साथ डील कर रहे थे, हमें पता था। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के तमाम पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए और एक मिनिमम एजेंडे पे होना चाहिए। और वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि इतना मीठा ना हो कि अगला खा जाए और इतने कड़वे ना हो कि अगला थूक दे।
तो ये कहीं पे दरमियाना एक रवैया जो है होना चाहिए। अगर ये रवैया हो भी जाए, पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो भी जाए, तो आप क्योंकि हल्के की सियासत को समझते हैं, आपको लगता है जो 6-8 महीने पहले सूरत हाल थी वो रह गई है? पीडीएम का अब कोई चांस रह गया है कि वो हुकूमत को गिरा सके? और हुकूमत की अब उस लो पर खड़ी है, आपके ख्याल में हुकूमत ने वहां से काफी रिकवर नहीं कर लिया है, अवाम की नजर में अपना परसेप्शन बेहतर नहीं कर लिया? आपकी बात दुरुस्त है कि वो उस वक्त जो हालात थे वो अब हालात नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन इलेक्शन आने वाले हैं, हालात जो है किसी वक्त भी सियासी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अगर अपोजिशन पार्टीज़ एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो वो उससे फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होंगे, बेटर पोजीशन में होंगे अगर एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। मेरा एक ओपिनियन था, आई एम नॉट सेइंग कि ये दिस इज़ द ओनली वे आउट, ये कोई किसी के पास ऐसे बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बिल्कुल वो ऑप्ट किया जा सकता है। ख्वाजा साहब, आप कहते हैं कि आपको पीपल्स पार्टी शायद आइंदा हुकूमत में हिस्सा हो, तो आपको फिर ये नज़र आ रहा है ना कि कोई एब्सोल्युटली जीते पंजाब में अब वो वाला माहौल रह नहीं गया है, जो भी होगा वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा? मैं एग्जैक्टली उसी की तरफ, ये इस वक्त सिचुएशन पॉलिटिक्स इज इन ए फ्लक्स, तो उसमें कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर मेरे ओपिनियन है कि अपोजिशन जो है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक मिनिमम एजेंडा पे इकट्ठी हो जाए तो एक बेहतर सूरत हाल हो सकती है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें से फ़ायदा उठाया जा सकता है, मैक्सिमम फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर इस तरह स्प्लिंटर्ड रही अपोजिशन जो है तो फिर मेरा ख्याल है कि सारे नुकसान में रहेंगे। मतलब एक तरफ तो ये अपोजिशन के इख्तलाफात का मसला है, मगर नून लीग के अपने अंदर जो कन्फ्यूजन है और जो इख्तलाफात हैं उसकी भी बातें सामने आती रहती हैं। जब आप भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ के बयानी के आप साथ खड़े हैं, मगर आप भी समझते हैं कि अब किसी एक तरफ पार्टी को होना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को इस वक्त फ्री हैंड दिया जाना चाहिए और वो 2023 के इलेक्शन की तरफ लेके जाए और ये कन्फ्यूजन ना हो? शाहजेब, हमारी पार्टी में कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब चाहेंगे, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कोई कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा। वो उनकी एक जो है कॉल पे या एक बयान के ऊपर जो है एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। देयर इज़, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, एब्सोल्युटली मेरा कोई इबहाम नहीं है मेरे जहन में। जैसे मगर पार्टी में यही तो शिकायत है कि मियाँ साहब बीच में इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। राना तनवीर साहब ने तो मीडिया पर कह दिया कि मियाँ साहब को अब बीच में पढ़ना चाहिए और इस सूरत हाल को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो है वो उनको इस सिचुएशन का पूरा इदराक है, वो इसका जल्दी मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई इसमें हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ का मामला है, शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, और वो उनकी पोजीशन में कोई इबहाम नहीं है और वही पार्टी को लीड इस वक्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अगले इलेक्शन में भी वही पार्टी को लीड करेंगे। जिस तरह आज आसन इकबाल साहब का ट्वीट आया हुआ था कि हमारे चाहे 100 बयानिए हों, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो इनकम्बेंट हुकूमत की होनी है। इनसे पूछा जाएगा कि इन्होंने 3 साल पहले या 4 साल पहले जो नारे लगाए थे, या जो 5 साल नारे लगाए थे, या धरने में जो नारे लगाए थे, उनमें से कौन सा नारा जो है वो तकमील तक पहुंचा है, या कौन सा वादा जो है वो इफा हुआ है या पूरा हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। Pakistan's economy or Pakistan's political situation, internal situation is much worse than it was in 2018 or before that. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हमारा बयानिया जो है वो टीवी प्रोग्राम्स का मौजू तो बन सकता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल्स पे उसका कोई बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, कतई तौर पे कन्फ्यूजन नहीं है। ख्वाजा साहब, जो तासुर है कि आपके इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तहरीक इंसाफ के इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप इस तासुर के साथ कि अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, या फिर जिस हुकूमत को आप मुस्तकबिल में देखते हैं जिसमें आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जिसका हिस्सा हो सकती है, वो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ही की अगली कोलिशन गवर्नमेंट हो सकती है, या आपकी होगी? ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए। ये इलेक्शंस जो हैं बग़ैर किसी अदारे के गुड बुक्स होने के, अवाम की गुड बुक्स होने में जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि हम जो वोटर की गुड बुक्स में हों, हम वोटर के साथ हमारा ताल्लुक सही हो
और बाकी अदारों के जो ताल्लुकात हैं वो तो आइन डिफाइन करता है, वो आइन जो है उनको तरतीब देता है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस या जो इलेक्शन लोग लड़ते हैं मेरे जैसे, उनको अवाम के साथ उनका ताल्लुक सही होना चाहिए, अवाम की गुड बुक्स में होना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ। ये तो ख्वाहिश है ना आपकी, मगर क्या हकीकत भी यही है? क्योंकि 2018 के इलेक्शन में आपका इल्ज़ाम यह है कि आपकी पार्टी जीत रही थी, आपको इलेक्शन हराया गया। तो 2018 के मुकाबले में 2023 में क्या बदल गया है? जो होना चाहिए वो तो आपकी ख्वाहिश है, मगर क्या ऐसा ही है? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उस तरफ जो है तमाम अदारों को, तमाम जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी आइनी निज़ाम होना चाहिए, उनको उस तरफ स्ट्रगल करनी चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ट्रांजैक्शनल एक पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। इस वक्त जो है हम बिल्कुल ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सियासतदान जो हैं वो इस दौड़ में लगे रहते हैं कि जिस तरह आपने अभी कहा है कि हम अदारों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो इलेक्शन जो है इंशाल्लाह ताला स्मूथली चला जाएगा। अदारों के साथ ताल्लुकात अगर ख़राब होंगे तो हमारे पास वोट होंगे भी तो वोट जो है कन्वर्ट नहीं होंगे विक्ट्री में। तो ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए शाहजेब। अब जब ख्वाहिश करेंगे तो फिर ही तकमील होगी। जब ख्वाहिश नहीं करेंगे, हम ख्वाहिश को परे रख के और इस तगोदो में रखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो अदारों के करीब है, ताकि वो उससे आगे हम 2 कदम आगे बढ़ जाएं, ताकि हमारे इलेक्शन में जो है चांस आवाम का जो वोट है, जो हम कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, वो कन्वर्ट होना चाहिए। उसकी ट्रू कन्वर्जन होनी चाहिए इनटू ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो आइन के तहत जो है उसकी तश्कील हो और तमाम अदारे जो है आइन की। हाँ, उससे पहले अगर कहीं बैठ के एक डायलॉग, नेशनल डायलॉग अगर होना है और कोई चीज़ें दुरुस्त करनी है, कोई करेक्शंस करनी है तो वो कर लेना चाहिए। मगर हुकूमत का दावा है कि अगले 2 साल में ये केसेस जो आप लोगों के ऊपर बने उनके नताइज सामने आएंगे और हो सकता है बहुत सारे सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ साहब समेत जेल में हो। तो आपके ख्याल में हालात बदल गए कि हुकूमत ऐसा नहीं कर पाएगी या आप सब जेल में हो? ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है। कोई हालात नहीं बदले। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इन्होंने अपने इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, जीतने का जो है तहैया किया हुआ है और उससे कोई इस बात की ज़मानत नहीं है कि जो है हमें आज़ाद रहने दिया जाए या आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ना दे दिया जाए। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट इन माई माइंड कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जो है अपने पॉलिटिकल मोटिव्स या अपने इक़्तिदार की जो ख्वाहिश है उसको पूरी करने के लिए। और ऐसी सूरत हाल में आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए? देखिए, पार्टी तो को जो है मुशावरत का जो सिलसिला है, मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे ऑब्वियसली वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं मियां नवाज शरीफ से लेते हैं, उनसे उनकी जो मुशावरत की जो एक फाइनल शेप होती है वही होती है जो उनके दरमियान जो बातचीत होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुशावरत के साथ जो है हमें मौजूदा हालात को सामने रख के कोई ना कोई फैसले जो है जल्द करने होंगे ताकि हम जो है बेटर प्रिपेयर्ड हों अगले इलेक्शन के लिए। मौजूदा सूरत हाल में तो मेरा ख्याल है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है और ये हालात जो हैं, जो बयानात से पता लग रहा है हुकूमती वज़रा के, उनसे यही है कि दे विल गो टू एनी एक्सटेंट टू स्टॉप अस फ्रॉम कमिंग बैक टू द पार्लियामेंट। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।